नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस। इस पेशकश में आपको हम दिखाते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरें। तो आइए दोस्तों, आज फोकस करते हैं नोएडा की उन खबरों पर जिसे देखकर आप एक बार सोचेंगे क्या ऐसा भी होता है, और आपकी जानकारी के लिए भी बहुत मददगार साबित होने वाली है। देखिए, जो पहली खबर है वो ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार कार का कहर, सोसाइटी के अंदर 3 लोगों को मारी जोरदार टक्कर। और जो दूसरी खबर पर हम फोकस करेंगे, ये पहले हम जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा से खबर है, सहेली के पति ने की थी महिला की हत्या और पूरे रात फंदे से लटकाए रखा था शव, ठिकाने लगाने का था इरादा। तीसरी खबर पर हम फोकस करेंगे, वो खबर पहले ही जान लेते हैं। नोएडा में 3 महीने में 30,000 से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण रद्द, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने की कार्रवाई। चौथी खबर क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, लिंटर ढहने से 4 की मौत हुई थी और मकान मालिक का जो परिवार है वो फरार है। लिटरिंग शटरिंग ठेकेदार गिरफ्तार हो चुका है। और पांचवी खबर नोएडा के प्रदूषण से रहेगी, जहां जुर्माने के बाद भी साफ नहीं हो रही हवा। देश में तीसरे नंबर पर प्रदूषित शहर रहा है नोएडा। और एक और खबर, जो स्लीपर सेल की पहचान के लिए चल रही वेब ट्रैफिक की गेटवे स्कैनिंग, दिल्ली धमाके के बाद नोएडा में भी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अब बारी बारी से दोस्तों इन खबरों पर हम फोकस करेंगे और इनका हम डिकोड करने वाले हैं। हर एक खबर के बारे में विस्तृत तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, ग्रेटर नोएडा में बिसरा कोतवाली क्षेत्र में सुपरटेक इको विलेज 2 सोसाइटी में शुक्रवार सुबह 8 बजे कार चालक ने 3 हाउसकीपिंग कर्मचारियों को टक्कर मार दी। सोसाइटी निवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। क्षेत्र की सुपरटेक इको विलेज 2 निवासी राहुल अपनी कार सोसाइटी की पार्किंग में ले जा रहे थे। वह वाहन पार्किंग रैंप पर पहुंचे थे। यहाँ पर अनियंत्रित कार ने सामने चल रहे हाउसकीपिंग स्टॉप को चपेट में ले लिया। हादसे में घायलों की पहचान मनीराम निवासी गांव बुआरा, थाना दरसड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, राजू निवासी गांव सिलरा, थाना करेरा, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश, और मोनिका देवी, जिनकी उम्र 30 साल है, निवासी गांव गजपुरा, थाना किसनी, मैनपुरी के रूप में हुई है। दूसरी कार को टक्कर मारकर भागने की चर्चा। सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि दूसरी कार को टक्कर मारकर ये भागा था। उसके बाद यहाँ पर बुरी तरीके से हाउसकीपिंग स्टाफ को लपेट दिया। सोसाइटी के कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी कार चालक राहुल कहीं से लौट रहा था और परथला के पास दूसरी कार को टक्कर मार दी थी। दूसरा कार चालक पीछा कर रहा था। इसके चलते वह तेज रफ्तार में इको विलेज 2 सोसाइटी के गेट नंबर 2 से अंदर पहुंचा था। पार्किंग में कार ले जाने की जल्दबाजी में उसने हाउस कीपिंग स्टाफ को चपेट में ले लिया था। मतलब कहा जाता है ना, दुर्घटना से देर भली, लेकिन लोग इस पर बिल्कुल बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अब हम ऐसी खबर, दूसरी खबर पर फोकस करने जा रहे हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्रेटर नोएडा में कोतवाली क्षेत्र के जहांगीरपुर में पति से विवाद के बाद मायके में किराए के मकान में रह रही महिला की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने बताया कि मृतका की हत्या उसकी महिला मित्र के पति ने गला दबाकर की थी। हत्या के बाद एक दिन शव को उसी के घर में फंदे से लटका कर रखा था। दूसरे दिन पास के बंद मकान में आरोपी ने महिला के शव को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खोद दिया था, लेकिन समय रहते पुलिस को सूचना मिलने से घटना का पर्दाफाश हो गया। जहांगीरपुर के मोहल्ला कुम्हरान निवासी रंजना चौधरी की लगभग 10 वर्ष पूर्व अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के खोरिया खुर्द गांव में शादी हुई थी। ससुराल में पति से विवाद के बाद महिला जहांगीरपुर के मोहल्ला कुम्हरान में किराए के मकान में रहती थी। बुधवार रात पुलिस को सूचना मिली कि बंद पड़े मकान में एक व्यक्ति
महिला के शव को गड्ढा खोद ठिकाने लगाने का प्रयास कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को आते देख आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में रंजना चौधरी की महिला मित्र लाली के पति बंटी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने गुनाह स्वीकार कर लिया और उसने हत्या क्यों की थी इस पर आइए हम डिकोड करते हैं। इस पर हम जानते हैं कि उस व्यक्ति ने उस महिला की हत्या क्यों की थी। पुलिस ने बताया कि बंटी की पत्नी 6 माह से उसे छोड़कर दिल्ली में रह रही थी। कई बार आरोपी ने अपनी पत्नी को लाने का प्रयास किया लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया। बंटी को शक था कि रंजना ने उसकी पत्नी लाली को उसके खिलाफ भड़काया है। मंगलवार को आरोपी ने महिला की उसके घर में घुसकर अंगोछा से गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने घटना को आत्महत्या में बदलने के लिए शव को उसी के मकान में 24 घंटे पंखे से लटकाकर रखा था। अब खबर ऐसी है कि आप 3-4 दिन से लोकल पर फोकस प्रोग्राम पर इस खबर को देख रहे हैं। ये खबर ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के नगला हुकुम सिंह की है, जहां बुधवार को भरभरा कर गिरे मकान में दबकर जान गंवाने वाले 4 कामगारों की मौत के जिम्मेदार मकान मालिक के खिलाफ रबुपुरा पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के बाद से ही मकान के मालिक, पति पत्नी और बेटा तीनों फरार हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और विवेचना के दौरान लिंटर में शटरिंग लगाने वाले ठेकेदार का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने आरोपित ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। जेवर तहसील प्रशासन ने भी नागरिक उड्डयन विभाग की जमीन पर दुर्भावना से प्रेरित होकर अनुचित लाभ के लिए राज्य सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ 2 शिकायत भी दर्ज कर दी है। अब हम बात करेंगे नोएडा शहर के पुराने वाहनों के बारे में। नोएडा शहर में पुराने वाहनों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। 3 महीने में 10 वर्ष तक के डीजल और 15 साल तक के चले पेट्रोल से करीब 30,000 वाहनों का पंजीकरण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने अक्टूबर माह में 10,409 वाहनों की आरसी रद्द कर दी है, जबकि इसके पहले सितंबर में 10,310 और अगस्त में 10,197 वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया था। सभी डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन 15 साल की मियाद पूरी कर चुके थे। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करने वाले हैं जिस कारण नोएडा पूरे भारत में बदनामी झेल रहा है। आइए इस खबर पर हम फोकस करते हैं। वो खबर है वायु प्रदूषण। नोएडा की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। लोगों के लिए खुली हवा में सांस लेना दूभर हो चुका है और लोग ये सोच रहे हैं कि वो दिन कब आएंगे कि जब हम खुली हवा में सांस लेंगे। बृहस्पतिवार नोएडा में वायु प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में रहा। AQI लगभग 408 रहा, जो देश में तीसरे पायदान पर रिकॉर्ड हुआ। वहीं ग्रेटर नोएडा की स्थिति तो और खराब रही। यहाँ हवा का गुणवत्ता का सूचकांक 380 रिकॉर्ड किया गया। देश के दूसरे सबसे प्रदूषित शहरों में नोएडा का तीसरा स्थान रहा और सबसे पहले स्थान पर गाजियाबाद रहा, यहाँ 430 रहा और वहीं दूसरे स्थान पर बागपत रहा जहां पर 428 दर्ज किया गया, जिससे नोएडा देश में तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि जुर्माने के बाद भी कुछ भी नहीं बदल रहा है। आप ये समझ लीजिए, लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, प्राधिकरण जुर्माना लगा रहा है, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नोएडा में जगह जगह जुर्माना भी लगाया गया है। सेक्टर 14 के सामने मेन रोड पर विद्युत विभाग द्वारा भूमिगत केबल लाइन डालने से खुदाई से जनित मिट्टी का खुले में भंडारण पाया गया, जिस पर
50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेक्टर 49 हनुमान मूर्ति के सामने पाइपलाइन से जनित मिट्टी का रोड किनारे खुले में पाया गया, जिस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ब्लॉक सी सेक्टर 41 में नोएडा की सर्विस रोड पर सीवर पाइपलाइन डालने से मिट्टी का खुले में पाया जाना, जहां पर 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सेक्टर 121 ग्राम सरफाबाद, यहां पर भी लगभग सेक्टर 74 जहां पे 50,000 रुपए के जुर्माने लगाए गए। और आपको बता देता हूं कि ग्राम सरफाबाद रोड से सेक्टर 115 नोएडा जाने वाली रोड निर्माण हेतु निर्माण सामग्री एवं मिट्टी का खुले में पाया जाना, जहां पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब हम खबर पे ऐसी फोकस करते हैं, जब से दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है उसके तार देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच इस तार का कनेक्शन ग्रेटर नोएडा से भी जुड़ा है। अल फलाह विश्वविद्यालय व ट्रस्ट से जुड़े ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक फ्लैट में छापेमारी के बाद खुफिया व प्रवर्तन एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर है। इस दौरान देश विदेश से आने जाने वाली कॉल व वेब ट्रैफिक की गेटवे स्कैनिंग की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हजारों नंबरों की स्कैनिंग हुई है। दरअसल नोएडा से अल फलाह के तार जुड़ने के बाद इस पर एजेंसियों की नजर है। दिल्ली बम धमाके के तार फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़ने के बाद नोएडा समेत एनसीआर में केंद्रीय व स्थानीय एजेंसियां जांच में जुटी हैं। इस मॉड्यूल से जुड़े स्लीपर सेल के बारे में पता लगा रही है। दरअसल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों की संख्या में अवैध कॉल सेंटर व टेलीफोन एक्सचेंज पकड़े गए हैं। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज में भारत सरकार व टेलीकॉम कंपनियां को बाईपास कर जालसाज अपना सेटअप तैयार करते हैं। इसके बाद यहां से कम कीमत पर अंतरराष्ट्रीय कॉल करवाते हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के सघन इलाकों से लेकर उन सेक्टर सोसाइटियों पर भी नजर है जहां पहले कोई न कोई आतंकी कनेक्शन सामने आए। हाल के ही महीनों में गुजरात एटीएस ने छिजारसी इलाके में एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। आइए आपको बताते हैं कि ये गेटवे स्कैनिंग क्या है, जो इस समय पुलिस कर रही है, जांच एजेंसियां कर रही हैं। ये गेटवे स्कैनिंग क्या है, आइए इसको हम जानते हैं, इस पर हम फोकस करते हैं। देखिए, गेटवे स्कैनिंग के तहत किसी नेटवर्क गेटवे के माध्यम से गुजरने वाले डाटा का विश्लेषण होता है, जैसे कॉल, ईमेल, वेब ट्रैफिक या अन्य नेटवर्क डेटा। यह एक तरह का सुरक्षा फीचर्स है जो किसी नेटवर्क में घुसपैठ या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जाता है। गेटवे स्कैनिंग का उद्देश्य नेटवर्क में प्रवेश करने वाले डेटा को सुरक्षा के लिए स्कैन करना है। दुर्भावनापूर्ण कोड, वायरस या अनाधिकृत सामग्री को ब्लॉक करना शामिल है। तो दोस्तों, आज लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत आपने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबर पे फोकस किया हमने, और आपने देखा किस तरीके से नोएडा की सोसाइटी के अंदर 3 लोगों को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दिया और सहेली के पति ने की थी महिला की हत्या। इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से विस्तार से बताया। नोएडा के अंदर ये 3 महीने में 30,000 से ज्यादा वाहनों का पंजीकरण रद्द हुआ है। किस कारण हुआ है, इस पर भी हमने फोकस किया। नगला हुकुम सिंह हादसे के बारे में मैंने आपको विस्तृत तरीके से बताया और इस खबर पर भी हमने फोकस किया। और स्लीपर सेल की पहचान के लिए चल रही वेब ट्रैफिक की गेटवे स्कैनिंग के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। तो दोस्तों, इसी तरीके की खबर के लिए आप लोकल पर फोकस प्रोग्राम देखना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे हर खबर आपके फोन पर तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।